हेलो हाय मैम। मैम क्लास के बाद 7 बजे करती हूँ। हाँ हाँ 4। चलो। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो बेटा। तो लास्ट क्लास लक्ष्य नीट हिंदी 2026 बैच की। बैच में ये अपनी लास्ट क्लास है। बैच में अपना ये आखिरी बार मिलना है, लेकिन अभी मिलने के सिलसिले खत्म नहीं होंगे। मिशन 100 में आप में से कई सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, वहां हम मिला करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं आज की क्लास इसलिए ले रही हूँ, या इस हफ्ते क्लास इसलिए ले रही हूँ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं फेब में आपको बिल्कुल भी इस 11th के रिवीजन में नहीं रखना चाहती। मैं आपका 1 घंटा तो बहुत होता है, 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं चाहती, कम से कम 11th रिवीजन में। अब आपका वो टाइम है जब आपको पूरी तरीके से 12th पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिए, ये आज आखिरी पढ़ लीजिए, जो बात करनी है कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पूरी तरीके से अपने 100% आप अपना 12th पे दीजिए, अपने बोर्ड्स पर फोकस कीजिए। जब बोर्ड्स हो जाए फिर आप बेटा हमारे मिशन 100 के, आप में से जितने भी बच्चों ने बैचेस लिए हुए हैं, तब आप आकर के मिशन 100 की क्लासेस देखना शुरू करें। और जैसा मैं कई दिनों से बोल रही हूँ, आज फिर बोलूंगी बेटा कि 12th के जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो इस तरीके से करें कि बाद में सिर्फ वो देखना ही पड़े। नीट से पहले बोर्ड्स खत्म होते ही आप अपना बाकी का जो टाइम है वो 11th के रिवीजन पर दे सके, बस, ठीक है। और शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, यस सद्दू शाह, कम इन। बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही आपका बेटा। नीट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। नीट में अगर हम इस चैप्टर के वेटेज देखें तो 3 से 4 क्वेश्चंस रखता है ये अकेला एक चैप्टर। ये हो गया एनिमल किंगडम, हो गया आपका टिश्यूज, हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 4 भी आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर से आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 3 3 6 3 9 और उधर 12, तो 21 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए। और अगर 4 4 आ जाए, मतलब लगभग आपके 45 में से 22 से 25 क्वेश्चन 11th से आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके 12th से आते हैं, ठीक है। कम बैक किट बेटा आ जाएगा। अलीशा फिरदौस, बिल्कुल मत परेशान हो, अब तो आप ही के बैच में बहुत सारे बच्चों के कम बैक किट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब तक जो वो वाला डाउट था कि मैडम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो डाउट आपको नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के कम बैक किट आ चुके हैं। मेरे को इंस्टाग्राम भी खोलने का आज टाइम नहीं मिला है तो कई सारे बच्चों ने वहाँ पे मुझे मैसेज किया, मैम हमने आपको टैग किया है ताकि आप और बच्चों के लिए उसको लगा दें, जिससे कि बच्चे परेशान ना हो। मैम हमारा कमबैक किट आ गया है। और दूसरी चीज़ जो बच्चों ने बोली वो ये कि मैडम हमसे किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि जो भी एडिशनल अमाउंट दिखा रहा है वो केवल आपको ऐप पर दिखा रहा है। एक्चुअल में जब कोई देने के लिए आएगा कमबैक किट, तो ना तो वो आपसे पैसे मांगेगा, ना आपको उससे पूछना है। वो मांगे भी तो आप बिल्कुल मत देना, ठीक है। चलिए, यस। तो बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब तो आप लोग इसके बारे में 12th में भी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले बात करते हैं होते क्या है बायोमोलिक्यूल्स। तो आपके जीवों में पाए जाने वाले जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन सबको मिला करके बेटा हम बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स का जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं, जैव रसायन कह देते हैं, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है बेटा, तो कोशिका के अंदर जो भी अणु पाए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी भित्ति में पाए जा रहे हो, झिल्ली में पाए जा रहे हो, चाहे वो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हो, चाहे आपके वो आनुवांशिक पदार्थ में पाए जा रहे हो, इन सभी को मिलाकर के बेटा हम बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें निर्जीव और जीव के कंपैरिजन में, तो हमने ऐसा देखा कि जितने भी नॉन लिविंग हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमंस में लगभग एक ही से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो अंतर है वो केवल उनके परसेंटेज का। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे जो कि ह्यूमंस में ज्यादा पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग में आपका बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, उन सभी में, इवन फंगस, इन सभी में भी बेटा लगभग सेम ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो उनके परसेंटेज का होता है, ठीक है। और 5 ऐसे एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जो कि अर्थ क्रस्ट की तुलना में लिविंग में ज्यादा पाए जाते हैं। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो होता है वो आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में, और सिलिकॉन हमारे अंदर नगण्य, बिल्कुल 0 होता है। ये सब हमारे बेटा आयंस, पानी और क्या क्या कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो हमने देखा। अब जो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा,
इसको हमने कैसे पहचाना कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो हमने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, वो लिविंग टिश्यू आपका प्लांट और एनिमल, फंगस, किसी का भी टुकड़ा हो सकता है, उसको हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, TCA के साथ हमने उसको अच्छे से मिला दिया, ठीक है, पीसा। पीसने पर बेटा वो लिक्विड तो बना नहीं, पूरा जूस नहीं बना, लेकिन वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया, जिसको हमने स्लरी या करदम बोला। इसको जब बेटा हमने एक चीज क्लोथ की मदद से छाना, तो छानने पर हमें दो कंपोनेंट्स मिले। एक जो छन के नीचे आ गए, जिसको हमने फिल्ट्रेट या अम्ल विलेय अंश बोला, निस्यंद या एसिड सॉल्युबल पूल। एक ऊपर जो रह गया, जिसको हमने बोला धारित, रिटेंटेट या अम्ल अविलेय, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ऐसा देखने को मिला बेटा, जितने भी आपके माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स थे, सूक्ष्म जैवाणु, वो सब छन के नीचे आ गए, लेकिन जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स थे, बृहद जैवाणु, वो ऊपर ही रह गए। पर इनमें ऊपर रहने वाले बृहद जैवाणुओं में एक आपका लिपिड था, फैट, जो कि बृहद जैवाणु था नहीं, लेकिन वो फिर भी धारित में ही रह गया। क्यों रह गया बेटा, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका फैट होता है, ये आपके सेल के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट में पाया जाता है, चाहे आपकी कोशिका झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली में, या किसी भी आपके ऑर्गन के ऑर्गेनल के कोशिकांग की झिल्ली में पाया जाता है। और झिल्ली में पाए जाने की वजह से जब आप इसको पीसते हैं बेटा, तो इसमें क्योंकि लिपिड का एक हेड, एक टेल है यहाँ पर, ठीक है, एक शीर्ष है, एक पूंछ है। तो शीर्ष इसकी बेटा जलरागी होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। पूंछ इसकी जल विरागी, हाइड्रोफोबिक होती है, जिसकी वजह से बेटा ये एक पुटिका निर्माण कर लेते हैं। और पुटिका निर्माण होने की वजह से इसका आकार बढ़ जाता है और ये नहीं छन पाते। एक्चुअल में लिपिड्स आपके सूक्ष्म जैवाणु हैं, ठीक है, वास्तव में ये आपके माइक्रो बायोमोलिक्यूल हैं, लेकिन पुटिका निर्माण होने की वजह से ये ऊपर धारित में रह जाते हैं। ये आपके मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स वो सब जिनका आणविक भार 800 या 1000 डाल्टन तक होता है, 18 से लेकर के 800 या 1000 डाल्टन तक। वहीं बेटा 10,000 डाल्टन से ज्यादा आणविक भार वाले जितने भी जैवाणु हैं, उन सबको हम बृहद जैवाणु कहते हैं, ठीक है। मैम केमिस्ट्री का नहीं बेटा, मैं भूमिका बायो का पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री का आपने वहां पे पढ़ा होगा। अब किसी भी टिश्यू को आप इमीडिएटली लेकर उसका वेट करेंगे, तो वो उसका नम भार होता है, फ्रेश वेट होता है, ताज़ा भार होता है। अगर आप उसको धूप में रख दो, तो उसका जितना भी पानी है सारा का सारा वाष्पीकृत हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको बेटा हम ड्राई वेट या शुष्क भार, अगर हम उसको नापें तो शुष्क भार या ड्राई वेट मिलेगा। उसके बाद उसमें आप आग लगा दो। आग लगाने के बाद बेटा उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, बचेगा आपका ऐश, राख, भस्म। और इस भस्म में बेटा आपको अकार्बनिक आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आपके सूक्ष्म जैवाणु में सबसे पहली कैटेगरी जो है आपके अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स होते क्या है बेटा, तो एक्चुअल में ये आपके प्रतिस्थापित मीथेन है। ये मीथेन के ही सब्स्टिट्यूशन, मतलब मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अमीनो एसिड बन गया। मीथेन CH4 होता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अमीनो एसिड में ये कार्बन 1 हाइड्रोजन, एक अमीनो और एक अम्लीय अमीनो एसिड, इसको हमने इसीलिए बोला क्योंकि इसमें एक अमीनो और एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक हाइड्रोजन, और चौथा बेटा इसमें R लगा होता है। ये R बदलता रहता है, R है आपका परिवर्तनशील समूह, ठीक है। और जैसे जैसे R बदलता रहता है, वैसे वैसे आपका अमीनो एसिड भी बदलता रहता है। सबसे सिंपल अमीनो एसिड में बेटा R आपका हाइड्रोजन हो सकता है, जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। अगर R के बदले आपका, मतलब R में आपका मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो ये आपका एलानिन बन जाएगा। R की जगह आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाए, तो ये आपका सेरीन बन जाएगा। इसी R में बेटा अगर कहीं सल्फर युक्त कोई अणु लग गया, तो इसको हम सल्फर युक्त अमीनो एसिड बोलते हैं, जैसे कि सिस्टीन और मेथियोनिन। इसी R में कहीं एक और अम्लीय समूह लग गया, तो इसको हम अम्लीय अमीनो एसिड बोल देंगे, जैसे कि आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। यहीं पर अगर बेटा आपका कोई अमीनो ग्रुप और लग गया, तो ये बेटा क्षारीय अमीनो एसिड हो जाएगा, जैसे कि आपका लाइसिन। और अगर कुछ भी नहीं लगा है, ऐसा कोई भी अम्लीय या क्षारीय समूह नहीं लगा है, तो ये आपका न्यूट्रल रहेगा, जैसे कि आपका वैलिन। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है 20 में। इसके बाद बेटा हमने देखा था कि वैसे तो नेचर में कई सारे ऐसे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और इसके हिसाब से हम अमीनो एसिड को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, एकलक इकाइयां होते हैं, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड्स ही पेप्टाइड बंध की मदद से आपस में जुड़ते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा जो प्रोटीन निर्माण करते हैं, इनको हम मैजिक 20 कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था और क्या, जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमने ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह देख ही लिया, ठीक है। अगर हाँ R की जगह कोई भी अगर रिंग लगा हुआ है, तो बेटा आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड उसको हम बोल देते हैं। एग्जाम्पल आपका TPT, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा बेटा सल्फर युक्त मैंने बता ही दिया, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमने बता दिया। फिर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं,
कुछ अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते उनको आप खाने के थ्रू अंदर लेते हो। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं बेटा जो एक उम्र तक तो आप डाइट के थ्रू लेते हो, लेकिन उसके बाद वो बॉडी के अंदर बनने लग जाते हैं। वो जो आप डाइट के थ्रू लेते हो वो एसेंशियल है, जरूरी आवश्यक अमीनो अम्ल है। जो आपकी बॉडी बना रही है वो अनावश्यक है, क्योंकि बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिनको एक उम्र तक तो बाहर से आप ले रहे हो खाने के थ्रू, बाकी बेटा फिर आपकी बॉडी बनाने लग जाती है किशोरावस्था के बाद, ये आपके सेमी एसेंशियल या अर्धावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अनिवार्य, अर्ध अनिवार्य या अनानिवार्य। अनिवार्य में बेटा आपके 8 आते हैं, टी टिल 8 PM, ये मैंने आपको नाम बताए हुए हैं। इसके बारे में नाम तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन इसका जिक्र जरूर आगे प्रोटीन के टॉपिक में किया गया है। ठीक है, फिर हमने देखा था बेटा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें जो अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं ये आयनाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, आयनाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब अगर हम इसको एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो इन पे चार्जेस आ जाते हैं। तो एसिडिक मीडियम में बेटा इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा अमीनो समूह पे, बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिल पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऐसा पीएच जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज आपके NH2 पर आ रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज आपके कार्बोक्सिल समूह पे आता है, और ऐसे अमीनो एसिड को बेटा हम ज्विटर आयन कह देते हैं। तो ज्विटर आयन क्या है बेटा, जिस पर इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो, और जिस पीएच पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है उस पीएच को बेटा हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या समावेशी पीएच कह देते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बंध बेटा CONH बंध, पानी बाहर निकलता है। पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, आपके पानी के अणु के बाहर निकलने की वजह से। पानी का अणु कार्बोक्सिल और अमीनो समूह के बीच में H2O निकलता है, CONH बंध बन जाता है, और इसी को हम पेप्टाइड बंध बोलते हैं। निर्जलीकरण संश्लेषण या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है। ये आपका मैंने बता ही दिया, ग्लाइसिन एडेनिन सेरेनिन। इसके बाद बेटा आते हैं वसा। वसा आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि पानी में जनरली नहीं घुलते हैं। ठीक है, वसा जो होते हैं ये आपके एकदम सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जो फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम वसीय अम्ल बोलते हैं बेटा, ये वसीय अम्ल आपके मतलब वसा आपका ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, सरल वसा हो सकता है, संयुक्त वसा के बारे में एनसीईआरटी ने फिर भी बताया है। ठीक है, एक होते हैं आपके वसा से व्युत्पन्न होने वाले। तो सरल वसा बेटा कौन हो गया, आपके फैटी एसिड्स, सिंपल एसिड्स हो गए, सिंपल फैट्स हो गए। आपका ग्लिसरॉल सिंपल हो गया। जो आपके संयुक्त वसा होते हैं इसमें बेटा वसा के अलावा कोई दूसरा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे वसा के साथ अगर आप प्रोटीन जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा लाइपोप्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड है ना, लाइपोप्रोटीन। वसा के साथ आप कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, वसा के साथ आप नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दो तो ये हो जाएंगे आपके स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड बेटा आपको माइलिनाक्षद में देखने को मिलता है। वसा के साथ आप फॉस्फेट जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड्स आपको देखने को मिलते हैं लेसिथिन आपकी एल्वियोलाई वॉल में। ठीक है, क्लास के बाद करती हूँ। ठीक है, तो आपके ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड्स आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। एल्वियोलर मेम्ब्रेन की लाइनिंग बनाते हैं, एल्वियोलाई की लाइनिंग बनाते हैं, उनको एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। डेराइव लिपिड्स में अगर हम बात करें तो स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स में आपके हार्मोन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स में आपके कौन से हार्मोन्स आ गए बेटा, वसा व्युत्पन्न हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। इसके अलावा आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, DHEA, ये सारे के सारे बेटा वसा से डेराइव होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, ये आपके वसा व्युत्पन्न हो गए। अब जो फैटी एसिड्स होते हैं बेटा, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स आपके हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसके एक है साइड में या एक शीर्ष पर अम्लीय समूह लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिल है इसलिए ये फैटी एसिड हो गए। अब इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है बेटा, इसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 19 हो सकती है। कम से कम 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 19 हो सकता है। ठीक है, ये जो बेटा आपके फैटी एसिड्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सारे के सारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में एक मतलब या ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। जनरली हम डबल बॉन्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बेटा ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जिसमें टोटल आपके कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को मिलाकर के 16 कार्बन होते हैं, जबकि आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है एरिकिडोनिक एसिड जिसमें टोटल 20 कार्बन होते हैं। 20 में आपका कार्बोक्सिल मिलाकर के बता रही हूँ। अगर केवल पूछा जाए कि एरिकिडोनिक एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन होते हैं तो बेटा 19 होते हैं, 20वां तो वो कार्बोक्सिल समूह का है। फिर दूसरा हो गया बेटा सिंपल लिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब जिसमें 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चेन है और तीनों कार्बन के साथ एक एक क्या लगा हुआ है,
अल्कोहल, तो ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल ग्रुप लग गया है प्रोपेन में, ठीक है। ग्लिसरॉल हो गया आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब अगर बेटा हम ट्रू फैट की बात करें, ट्रू फैट क्या होता है बेटा, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़े हों। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ेंगे तो बेटा यहाँ पर भी निर्जलीकरण संश्लेषण होगा। यहाँ पे भी एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, कोई बात नहीं अरविंद, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी बेटा आपका पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तब COO, ठीक है, OCC बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, OCC बॉन्ड बनता है या COC लिंकेज बनता है, इसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फैट्स के केस में जब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के बीच में जब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आपके ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड्स जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्लिसराइड कैसा है। अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा होगा मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स जुड़े होंगे डाइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बन रहा है। आगे बेटा ये हम देख ही चुके हैं, ये आपका वामेटिक एसिड, टोटल 16 कार्बन, ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ट्राइग्लिसराइड जिसमें 3 आपके फैटी एसिड जुड़े हैं ग्लिसरॉल के साथ, फॉस्फोलिपिड, इसमें आपके ग्लिसरॉल जो 3 फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा है उसी में आपका एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग गया। ये कोलेस्ट्रॉल की संरचना अपनी आंखों में बिसा लो, ये आपका डेराइव्ड लिपिड है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की। नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं बेटा, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें बेटा जो साइकिल होते हैं, एरोमेटिक जो इनका स्ट्रक्चर है उसमें सारे कोनों में कार्बन नहीं होता है, कहीं कहीं नाइट्रोजन भी होता है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में बेटा 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है जिसमें नाइट्रोजन की पोजीशन 1379 होती है, अब तो आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। जबकि पिरिमिडीन्स में एक सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3 होती है। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल क्या होता है, प्यूरिन्स में आते हैं आपके एडेनिन, गुआनिन, एजी सुनते हो, जबकि काट दिए जाओगे, कट, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है, ये आपके पिरिमिडीन्स हो गए। अब आपके अगर हम नाइट्रोजन बेसिस को पेंटोज शुगर के साथ जोड़ दें तो बनने वाला प्रोडक्ट बेटा कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एडेनिन से एडिनोसिन, गुआनिन से गुआनोसिन, साइटोसिन से साइटिडीन, थाइमीन से थाइमिडीन और यूरेसिल से यूरिडीन। अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दूं, फॉस्फोरिक एसिड, तो बेटा ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है। यही न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के आपका डीएनए या आरएनए बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एक तरीके से आपके न्यूक्लिक अम्ल के एकलक इकाई हो गए, प्रोटीन अमीनो एसिड आपके प्रोटीन के एकलक इकाई हो गए, वसा के जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते नहीं है, वसा आपके पॉलीमर्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपके जो ये बता ही दिया, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में गड़बड़ थी, हमने देखा था। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर हर सेकंड में करोड़ों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल कट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहा है, एनाबॉलिक जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। ऐसी आपकी बॉडी के अंदर लगातार करोड़ों रिएक्शंस चल रही हैं और किसी भी, चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन के दौरान बनने वाले उत्पाद को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये हमें पता है। इनका डायरेक्ट रोल होता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जबकि सेकंड, और ये सबके अंदर बनते हैं, प्लांट्स में भी बनते हैं, एनिमल्स में भी बनते हैं, फंगस में भी बनते हैं, सब में बनते हैं, बैक्टीरियाज में भी बनते हैं, सब में बनते हैं। लेकिन जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बन रहे हैं उनके किसी काम के नहीं है, और अगर क्लियरली अगर हम बोले तो ये उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेटा एनिमल्स में नहीं बनते हैं, प्लांट्स में, बैक्टीरियाज और फंगस वगैरह में तो ये बनते हैं, एनिमल्स में नहीं बनते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो आपका टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑयल है आपका एसेंशियल ऑयल हो गया, ठीक है, आपके लेक्टिन्स हो गए, आपके क्या है, आपके टॉक्सिन्स हो गए, आपके पॉलीमर्स हो गए, ये सारे बेटा आपको पता होने चाहिए। यहाँ से मैच दी फॉलोइंग नीट में क्वेश्चन पहली बार यहाँ से 2019 में आया था, उसके बाद बेटा 3 बार और आ चुका है, तो ये एक टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके बॉडी के अंदर जो भी मतलब कंपाउंड्स वगैरह सब प्रेजेंट है, इसमें सबसे ज्यादा बेटा आपका पानी है, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर 70 से 90% केवल पानी है।
इसके बाद आता है बेटा आपका प्रोटीन। तो आपकी बॉडी के अंदर 12 से 15% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बाद बेटा आता है आपकी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इस न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए ज्यादा होता है डीएनए की तुलना में, ठीक है। टोटल बेटा अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड आपका 5 से 7% होता है, जिसमें आरएनए लगभग 5 और डीएनए लगभग 2% होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये आपके 3 से 4% देखने को मिलते हैं सेल के अंदर, ठीक है, लगभग 3 से 4%। फिर आते हैं बेटा आपके फैट्स लगभग 2%, और लास्ट में आते हैं आपके आयंस लगभग 1%, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स होते क्या है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जो वो जुड़ते हैं तो बेटा बनता है आपका प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन में बेटा ये जो लंबी श्रृंखला, अच्छा सारे के सारे प्रोटीन्स जो है आपके वो विषम बहुलक यानी कि हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। एक भी प्रोटीन नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें एक ही तरीके के सारे अमीनो एसिड्स हो, नहीं, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे आपके हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। इनमें जो पहला अमीनो एसिड होता है वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड होगा, आखिरी अमीनो एसिड हमेशा आपके राइट साइड होता है। क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आपके लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से एन टर्मिनल या एन सिरा होता है, जबकि राइट साइड और आखिरी के अमीनो एसिड की तरफ सी टर्मिनल या सी सिरा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा प्रोटीन के काम क्या होते हैं, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करें। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के, हमारी बॉडी में जो सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन नेचर के, हमारी बॉडी के अंदर जो आपके फाइबर्स हैं जो सेल और इन सब के बीच में प्रेजेंट है आपके, चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, जो आपकी बॉडी में हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में बेटा जो फाइबर्स हैं आपके, जो इंटरसेलर सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट है बेटा, कोलेजन, इलास्टिन, ये सब बेटा आपके प्रोटीन है। बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं राइबोजाइम को छोड़ के सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारा, वो प्रतिरक्षी बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है प्रतिजन को मारने के लिए, एंटीबॉडीज आपके प्रोटीन्स हैं। ग्लूट4 नीट 2019 का क्वेश्चन, ये बेटा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है, रिसेप्टर है, ठीक है, ये भी आपका प्रोटीन है। बात करें प्रोटीन संरचना के आधार पर 4 तरीके के हो सकते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुष्क संरचना। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसमें कई सारे अमीनो एसिड एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, बस इसमें आपको केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, बस, जो कि 2 अमीनो एसिड के बीच में CONH निर्जलीकरण संश्लेषण से बनता है। ओके संध्या। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसमें आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स देखने को मिलते हैं। तो शीट है मतलब एक प्रोटीन है तो बेटा यहाँ पर पेप्टाइड बंद तो होगा ही होगा, लेकिन हेलिक्स या 2 शीट्स आपस में जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पर आपको पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बीटा प्लीटेड शीट केवल और केवल आपको सिल्क फाइबर्स में देखने को मिलती है, जिनको हम फाइब्रोइन कहते हैं, और अल्फा हेलिक्स तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स में बेटा प्रोटीन जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है, एक ऊनी खोखली बॉल की तरह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का रीजन है इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स का बनना। इसमें आपके पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं तो हेलिक्स बन जाते हैं, कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया तो और कहीं पर भी अमीनो एसिड पास आ गए। इसमें आपको आयनिक इंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। यहाँ पर आपको वॉन डर वाल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। ये जो बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ये अपने काम को लेकर के बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन है राइबोजाइम को छोड़ के, और वो सारे बेटा एंजाइम्स आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, जहां पर जगह जगह खांचे बन जाती है, और इन्हीं खांचों को बेटा हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं, सक्रिय स्थल, जिससे आकर के क्रियाधार या सबस्ट्रेट्स जुड़ते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको खोलना है, ठीक है, तो मैं इसको हीट कर दूंगी, इसके सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे और ये सीधी श्रृंखला बन जाएगी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ये एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल इसका हीमोग्लोबिन ले लो आपका, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा, 4 ग्लोबिन चेन्स आपस में, प्रोटीन चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके पूरे जैव मंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, आपका रुबिस्को, जो कि एक एंजाइम है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। और अगर हम केवल बात करें एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, आपका कोलेजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा पॉलीसेक्राइड्स। अब इसमें मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेक्राइड्स जो होते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, 3 तरीके के होते हैं। डायरेक्टली अगर हम आ जाए यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स पर, तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, आपके 2 या 2 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध की मदद से जुड़ते हैं।
अब ये ग्लाइकोसिडिक बंध भी बेटा आपके निर्जलीकरण संश्लेषण से बन रहे हैं, और ये जो बेटा आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं ये आपका सीओसी लिंकेज बनाते हैं, जैसा आपका एस्टर में बन रहा था, ठीक है, फैट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सीओसी लिंकेज देखने को मिलता है। अभी जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं आपके, होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो पॉलीसेक्राइड्स जिसमें सारे के सारे एक ही जैसे मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट है, जो आप जैसे आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया आपका, ये दोनों अल्फा ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड्स हैं। आपका सेलुलोज हो गया बीटा ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है। आपका इन्युलिन हो गया फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड है। काइटिन हो गया एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन का पॉलीसेक्राइड है। हेट्रोपॉलीमर की बात करें जिसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के मोनोमेरिक यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, नाग और नाम, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड। दूसरा, अगर हम फंक्शन के बेसिस पे बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं या तो आपके स्ट्रक्चरल, जो आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, संरचना बना रहे हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति। काइटिन, काइटिन आपके फंगस की सेल वॉल भी बना रहे हैं। काइटिन आपके आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल भी बना रहे हैं। हम बात करें आपके सेलुलोज, सेलुलोज जो कि आपके प्लांट्स की सेल वॉल बना रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरियल सेल वॉल बना रहे हैं। दूसरा बेटा ये आपका संग्रहित भोज्य पदार्थ, स्टोर्ड फूड मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट्स के केस में स्टोर्ड फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन हमारे केस में। इन्युलिन की अगर हम बात करें बेटा, तो इन्युलिन आपके कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि दहलिया प्लांट, जिसकी जड़ों में बेटा ये स्टोर्ड फूड मटेरियल की तरह काम करता है। तीसरा बेटा ये आपके भरण पदार्थ बनाते हैं ना, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स आपको बॉडी में बहुत जैसे हेयर्स में केराटिन सल्फेट हो गया, स्किन में डर्मेटिन सल्फेट हो गया, आपके कार्टिलेजेस में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हो गया। तो ऐसे ही कई जगह पर आपके, इनफैक्ट आपने देखा है ना संयोजी ऊतक में भी तीन चीजें होती हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो कि उसका भरण पदार्थ बना रहे हैं, इसके अलावा आपके सेल्स ऑफ फाइबर्स है ना, तो वो सारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स यही है। फिर हम बात करें बेटा आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन इन सेलुलोज, मैंने इसमें डिफरेंस आपको लिखाया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में केवल इतना बताया है कि स्टार्च में आपको हेलिक्स देखने को मिलते हैं, स्टार्च में, ठीक है, इसमें जो माइलोपेक्टिन चेन होती है इसमें हेलिक्स होता है, और हेलिक्स की वजह से बेटा ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है, और यही कारण है कि बेटा ये आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी हेलिक्स नहीं होता है, और हेलिक्स नहीं होने की वजह से बेटा ये आयोडीन सोल्यूशन में आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, और ये आयोडीन सोल्यूशन में कोई भी कलर नहीं देता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें बताया कि ग्लाइकोजन एक शाखित श्रृंखला है, ठीक है, इसमें आपको शाखाएं देखने को मिलती है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया कि सीओसी लिंकेज बनता है दो ग्लूकोज के बीच में, और यहाँ पर जहां से शाखा शुरू होगी वहां पे भी सीओसी लिंकेज मिलेगा, 1,4 और 1,6 बॉन्ड। ये बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अभी मैं नहीं बताऊंगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट एंड होता है पॉलीसेक्राइड का, राइट रिड्यूसिंग RR, ठीक है ना, राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग एंड होता है RR, जबकि लेफ्ट आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, इतना आप याद कर लेना। फिर हम बात करें बेटा आपके न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बेटा यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये जो बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने हैं, आपका नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोज शर्करा प्लस आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा और क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आपके आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं, डीएनए आरएनए। इसमें भी ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए देखने को मिलता है, क्योंकि डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेंटोज शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है। राइबोज में जो OH ग्रुप है वो डीएनए की तुलना में एक ज्यादा होता है, जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, ठीक है। डीएनए में एक OH कम होने की वजह से ये रिएक्टिव कम होता है, रिएक्टिव कम होने की वजह से इसकी आरएनए की तुलना में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर जीवों में बेटा ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमने आपको बताया था कि ये एक पेंटोज शर्करा के 5वें और दूसरे पेंटोज शर्करा के 3rd कार्बन से जुड़ता है, तो यहाँ पर 1 और 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। ये अब आप सब कुछ जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो, 11th में नहीं पढ़ा था तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, अब आप लोग सब कुछ जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये वाटसन क्रिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ लिया है, हाँ या नहीं, पढ़ा है ना। चलो बात करते हैं आपके एंजाइम्स की। एंजाइम्स होते क्या है बेटा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ करके सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। राइबोजाइम जो है वो आपके आरएनए डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरी चीज, एंजाइम्स जो होते हैं बेटा ये एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो इनको हम बायो कैटलिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक भी बोल देते हैं।
जिस तरीके से कैटलिस्ट बेटा किसी भी रिएक्शन की दर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और इसका आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आपके आरबीसी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर वो बेटा टूट के हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। तो ये रिएक्शन अगर विदाउट एंजाइम होती है तो ये 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनाती है। लेकिन यही अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम लगा दूं, जो कि फास्टेस्ट एंजाइम अब तक का देखा गया है, इसकी प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन 1 सेकंड में 6 लाख होती है। ठीक है, विदाउट एंजाइम 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 सेकंड में बेटा 6 लाख कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना तेज काम करता है। फिर बेटा अब बाद मैंने आपको बता दिया राइबोसोम। एंजाइम्स काम कैसे करते हैं बेटा, तो ये किसी भी अभिक्रिया की मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस पर संक्रमण होता है ना, आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा सक्रियण ऊर्जा मैंने आपको बता ही दिया है। एंजाइम्स के ये संक्रमण अवस्था, ये जो संक्रमण अवस्था होती है बेटा ये अस्थायी होती है ना, ये अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होने की वजह से बेटा ये क्षणिक होती है ना, या हम बोल देंगे ये टेम्पररी होती है। अस्थायी मतलब कि अनस्टेबल, टेम्पररी को क्या बोलेंगे यार, परमानेंट स्थायी। ठीक है, तो ये आपकी क्षणिक होती है, मतलब कुछ देर के लिए बनती है। ठीक है, कुछ समय के लिए बनती है आपकी, चाहे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जिसमें हीट बाहर निकल रही है, चाहे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जिसमें हीट यूज हो रही है। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दोनों ही केस में बेटा जो सक्रियण ऊर्जा संक्रमण अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था की ऊर्जा उत्पाद और क्रियाधार इन दोनों से बेटा कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये सब मैंने बहुत डिटेल में तुम लोगों को वहां पर पढ़ाया हुआ है। काम कैसे करते हैं एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आकर के किसी भी जो आपका क्रियाधार है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल या जो एक्टिव साइट है उससे आकर के जुड़ जाता है। फिर एंजाइम अपने आप में थोड़ा बदलाव करता है ताकि वो बॉन्ड एकदम टाइट हो जाए। जब टाइट हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर अंदर ही अंदर वो संक्रमण अवस्था होगी, जैसी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी संक्रमण हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम वापस से नए क्रियाधार से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे में एक चीज समझ में आ जाती है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो केवल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट को छोड़ देता है, वो कभी भी किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं हो जाता। ठीक है, फिर 2 सिद्धांत ताला चाबी और इंड्यूस फिट थ्योरी। एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर, पीएच और क्रियाधार की सांद्रता। टेम्परेचर में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में कोई भी एंजाइम बेस्ट परफॉर्म करता है। हालांकि यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे आपके जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जैसे कि आपका थर्मस एक्वेटिकस जो अब हमने पढ़ लिया है, पीसीआर में इसको हम यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज है ना। तो ये बेटा एक ऐसा एंजाइम है जो कि थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे जो जिंदा रहते हैं उनमें क्योंकि ये पाए जाते हैं, तो ये बेटा आपके 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहेंगे, या जिंदा इन द सेंस काम करेंगे। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, तो ये काम करेंगे वहां पे। ठीक है, बाकी के नॉर्मल एंजाइम्स अगर हमारे ले जाओ तो बेटा 70 डिग्री में तो धराशायी हो जाएंगे, इनका डीनेचुरेशन हो जाएगा, इनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, प्रकृति बदल जाएगी, इसको हम विकृतीकरण या डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि 25 से 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और एक 10% लॉ बेटा ऐसा बताता है, या 10 डिग्री लॉ ये बताता है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री ज्यादा या 10 डिग्री कम करते हैं तो एंजाइम की जो काम करने की जो स्पीड है वो भी डबल हो जाती है 10 डिग्री बढ़ाने पर, और 10 डिग्री कम होते ही बेटा वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर या इष्टतम ताप है। दूसरा अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच के केस में बेटा ऐसा देखने को मिला है कि अलग अलग एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम पीएच है जिसपे वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो अलग अलग है। टेम्परेचर ज्यादातर का 25 से 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम एक्सेप्शन को छोड़ दे तो, लेकिन पीएच बेटा ऐसा देखने को मिला है कि ज्यादातर एंजाइम्स आपके अलग अलग पीएच पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, तीसरा है आपका क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता के केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ती है, क्रियाधार एंजाइम से जुड़ते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन एक टाइम बेटा ऐसा आता है जब सारे के सारे एंजाइम क्रियाधार से जुड़ चुके होते हैं, उसके बाद आप क्रियाधार की कितनी भी सांद्रता बढ़ा लो, अब वो रिएक्शन आपकी स्टेबल हो चुकी है। कब तक, जब तक कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अलग नहीं कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा आपको एक तो P50 मतलब Km पता होना चाहिए। Km क्या होता है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट बेटा
क्रियाधार की वो सांद्रता, नीट में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है ना, क्रियाधार की वो सांद्रता जिसपे 50% एंजाइम्स क्रियाधार से जुड़ चुके हैं, V max by 2 अचीव हो चुका है, उसको बेटा हम Km बोलते हैं, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। अब एंजाइम संदमन आपको पता होना चाहिए, इनिबिशन ऑफ एंजाइम, तो इनिबिशन ऑफ एंजाइम बेटा आपका 3 तरीके का होता है, पर एनसीईआरटी में 2 तरीके का दिया है, तो हमने भी 2 तरीके का पढ़ा है। तो इनिबिशन मतलब एंजाइम अपना जब काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब वो केमिकल्स जो एंजाइम को इनिबिट करवा रहे हैं, उन केमिकल्स को हम इनिबिटर्स बोल देते हैं, संदमक बोल देते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके का संदमन होता है, प्रतिस्पर्धात्मक और अप्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ऐसा देखने को मिला है बेटा, जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, इसमें जो संदमक है और जो क्रियाधार है, इन दोनों की संरचना एक जैसी होती है। क्योंकि दोनों की एक जैसी संरचना है, तो आपका एंजाइम के सक्रिय स्थल पर क्रियाधार की जगह संदमक आके जुड़ जाता है। लेकिन एंजाइम तो अपने काम करने में विशिष्ट है, वो जिस क्रियाधार से जुड़ने के लिए बने उन्हीं से जुड़ करके उत्पाद बनाएंगे, पर उसके जैसा क्योंकि संदमक दिखता था तो वो आके जुड़ तो गया, लेकिन एंजाइम बेटा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसके साथ आगे रिएक्शन नहीं कर सकता। और इसको हम वापस से रिवर्स कर देंगे, अगर मैं क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दूं तो वो संदमक को धक्का दे देंगे और क्रियाधार वापस से जाके एंजाइम से जुड़ जाएगा, तो बेटा वापस से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बेटा हम इसको रिवर्सिबल इनिबिशन भी कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार का ये संदमन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वापस से एंजाइम सही तरीके से काम करने लग जाएगा, संदमक को छोड़ के क्रियाधार से जुड़ जाएगा। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन में बेटा क्या होता है, जो संदमक और क्रियाधार है वो एक जैसे नहीं दिखते, दोनों की संरचना अलग है, और जो संदमक है बेटा वो क्रियाधार के सक्रिय एंजाइम के सक्रिय स्थल के अलावा कहीं और जुड़ता है। अब अगर वो कहीं और जुड़ गया तो यहाँ पर एंजाइम परमानेंटली डैमेज हो जाता है, वो परमानेंटली ही रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप कुछ भी कर लो, अब आप एंजाइम को वापस से नहीं एक्टिव कर सकते, तो ये आपका अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल टाइप का संदमन होता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आपका उत्क्रमणीय या प्रतिस्पर्धात्मक प्रकार का जो संदमन होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल है आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के साथ जुड़ के फ्यूमरेट बनाता है। अब क्योंकि मैलोनेट सक्सिनेट के जैसा दिखता है, तो मैलोनेट आकर के सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर देता है। तो मैलोनेट क्योंकि सक्सिनेट के जैसा दिखता है, प्रतिस्पर्धा एक जैसे में होगी, तो उसने आकर के आपके सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर दिया, संदमन कर दिया। अब इसको वापस से मुझे रिवर्स करवाना है, तो मैं सक्सिनेट की सांद्रता बढ़ाऊंगी, वो फ्यूमरेट को धक्का, मैलोनेट को धक्का देगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ जुड़ के फ्यूमरेट बनाएगा। इसी तरीके से पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, फोलिक एसिड सिंथेरेज एंजाइम के साथ मिलके फोलिक एसिड बनाते हैं। ये फोलिक एसिड बेटा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ड्रग्स बेटा जो हम मतलब बैक्टीरियल मतलब जब हम बैक्टीरियल डिजीज में हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जैसे कि सल्फा ड्रग्स, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए फोलिक एसिड नहीं बनाएंगे, बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, सल्फा ड्रग्स दे देते हैं। सल्फा ड्रग्स क्योंकि पाबा के जैसे दिखते हैं, तो ये फोलिक एसिड सिंथेसिस से जुड़ जाते हैं जाके, और जैसे ये फोलिक एसिड सिंथेसिस से जुड़ेंगे, फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरियाज अपने आप मर जाएंगे। उसके बाद हम ड्रग्स को रोक देते हैं, तो आपका पाबा वापस से आके पाबा का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वो फोलिक एसिड के साथ जुड़ेगा, इसको धक्का देके सल्फा ड्रग्स को, और आपका फोलिक एसिड बनने लग जाएगा। फिर आपके नॉर्मल बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, जो डिजीज वाले थे वो तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाया, मतलब यहाँ पर हमने Km बढ़ाया, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स आपके रुक गए थे वो वापस से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल एंजाइम की संख्या यहाँ पे सेम रहती है, तो Vmax यहाँ पर सेम रहता है, लेकिन हमने क्योंकि क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाया तो Km यहाँ पर बढ़ता है। ये मैंने कहीं तो लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km बढ़ता है, Vmax कांस्टेंट रहता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्योंकि एंजाइम परमानेंटली रुक गया तो आपका नंबर ऑफ एंजाइम्स कम हो जाते हैं, जो डैमेज हो गए वो हो गए, तो Vmax यहाँ पर कम होता है। यहाँ पर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे Km नहीं बदलता, Vmax कम होता है। कॉम्पिटिटिव में Km बढ़ता है, Vmax कांस्टेंट रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में आपका Km कांस्टेंट रहता है, Vmax घटता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका एंजाइम वर्गीकरण। तो एंजाइम वर्गीकरण में ऑथलिल करके मैंने एक आपको बताया होगा, OTHLIL, ठीक है। इस साल नीट में आ चुका क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ से इस साल ही आया है। तो एंजाइम्स को हमने 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है उनके काम के हिसाब से, ठीक है। और हर एक क्लास के अंदर बेटा 4 से लेकर के 13 सब क्लासेस हैं, ठीक है। अब कौन सी ये क्लास है आपको इसी क्रम में पता होना चाहिए। ऑथलिल, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज,
आइसोमरेज, लाइगेज, लाइएज और लाइगेज। ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शंस कराता है, एक को रिड्यूस कराएगा एक को ऑक्सीडाइज कराएगा। ट्रांसफरेज क्या करता है, अच्छा लिखा तो मैंने ऑक्सीजन, ट्रांसफरेज क्या करता है बेटा, ट्रांसफरेज आपके फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करवाता है। हाइड्रोलेज क्या करता है बेटा, हाइड्रोलेज पानी देकर के बॉन्ड्स को तोड़ता है या नहीं। जैसे मुझे ये पता है निर्जलीकरण संश्लेषण से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मैं पानी दूंगी, बॉन्ड टूटता चला जाएगा। तो ये पानी, हाइड्रोलेज क्या कर रहा है, पानी देकर के बॉन्ड तोड़ रहा है। लाइएज क्या कर रहा है, बिना पानी दिए बॉन्ड तोड़ रहा है। लाइएज भी हाइड्रोलेज वाला काम ही कर रहा है, बस ये बिना पानी के कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर लिल आई, आई मतलब आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या कर रहा है बेटा, केवल केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करवा रहा है, फॉर्मूला सेम है। एंड लास्ट इज लाइगेज, लाइगेज बेटा आपका जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन कि क्या करवा रहा है, किस टाइप का आपका एंजाइम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका कोफैक्टर्स, सहकारक क्या होता है। तो कोफैक्टर्स, पहली बात तो एंजाइम हमने बोला प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन पूरा एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है बेटा, एंजाइम का एक पार्ट प्रोटीन होता है। अब वो जो पार्ट एंजाइम का प्रोटीन होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ये एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलकर के कंप्लीट एंजाइम बनाता है। तो एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर के साथ मिलकर के कंप्लीट एंजाइम बनाता है, जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब ये जो बेटा आपके कोफैक्टर्स हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कोफैक्टर्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, या बेटा ये आपके मेटल आयंस हो सकते हैं जिनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े हुए हैं, वो उससे अलग हो ही नहीं सकते हैं, इनको बेटा हम प्रोस्थेटिक्स ग्रुप या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या प्रोस्थेटिक समूह कह देते हैं। दूसरे बेटा ऐसे जो एपो एंजाइम से केवल तब जुड़ते हैं जब उनको काम है, काम हो गया वो अलग हो जाएंगे, दूसरे एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बेटा जनरली विटामिन बी डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपका एनएडी, नियासिन डेरिवेटिव होते हैं ना, जैसे आपका एनएडी, एनएडीपी, ये बेटा आपके को एंजाइम्स होते हैं। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप में बेटा आपका हीम आ जाता है जो कि पेरोक्सिडेज, इस साल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2024 का या 25 का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्टिवेटर्स की अगर हम बात करें तो जिंक आयन का एग्जांपल दिया है। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आता है जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है जब एक्टिव होता है, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन का पाचन करवाता है आपकी छोटी आंत में जिंक आयन की प्रेजेंस में। ऐसा देखने को मिला है कि अगर हम कोफैक्टर्स को हटा देंगे एपो एंजाइम से, तो एपो एंजाइम का जो काम है या तो वो खत्म हो जाएगा या वो बहुत धीरे हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि एपो एंजाइम्स या कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स के काम करने में। ठीक है, दिस इज इट, आपका बायोमोलिक्यूल्स यहाँ से खत्म है। अभी तो मैं बेटा ये बोलूँगी अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, जब बोर्ड्स हो जाए तो बेटा डीपीपी मॉड्यूल के क्वेश्चंस और बेटा आपके पीवाईक्यूज सब कर लेना। ठीक है, बोर्ड्स हो जाए तब। मुझे पता है अभी तुम पढ़ोगे भी नहीं, अभी ये पढ़ाने का कोई सेंस भी नहीं है, किसी का 4 दिन बाद, किसी का 5 दिन बाद, किसी का 1 हफ्ते बाद बोर्ड्स का एग्जाम है। ठीक है, तो अभी आप उसकी तैयारी करें, अपना बेस्ट दें। ये हम फिर मिलेंगे बेटा मिशन 100 में, इसको पढ़ेंगे। और वैसे भी आफ्टर बोर्ड्स आपको यहीं से रिवीजन करना है, क्लास 11th के लेक्चर्स से या मिशन 100 के बैचेस से, या तब तक उम्मीद आ जाएगा उम्मीद से। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है बेटा आपका ये बैच लक्ष्य नीट हिंदी 2026। ठीक है, अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा बोर्ड्स में। और मैं फिर बोल रही हूँ, अभी आप सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करें, नीट के बारे में 1 महीने आपको सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बोर्ड्स अच्छे से होगा तो 50% सिलेबस तुम्हारा नीट का वैसे तैयार हो जाएगा, बाकी 2 महीने में 50% और कर लेना। गाना सुना दो तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। यस, अभी रुकना नहीं है ना, उम्मीद फ्री रहता है। यस जैद, रुकना नहीं है। अभी आप अपने 12th में 100% दीजिएगा, उसके बाद हम नीट की तैयारी में फिर लगेंगे, साथ में लगेंगे। बहुत सारी सीरीज हैं आपके पास, ठीक है, और आखिरी सीरीज तो हर बार की तरह भी आनी बाकी है। ठीक है, तो बस आप लोग अभी प्लीज, और जब तक बेटा उम्मीद सीरीज शुरू होती है आपके फेब मिड तक होती है, तब तक
एक ही 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि शुरू में तो एक दो ही क्लासेस होती है ना हफ्ते में। लास्ट में हम हफ्ते की 2 क्लासेस करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी प्लीज अपने बोर्ड्स पर फोकस्ड रहो प्लीज। 1 महीने आपको बोर्ड्स के अलावा कुछ नहीं सोचना है, नीट के बारे में आपको भी बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आप ये सोचिए कि 12th अपना 100% देता हूँ, ठीक है। अब हम कब मिलने वाले हैं मैम? मामून अब हम मिलेंगे बेटा तुम्हारे बोर्ड्स के बाद। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। संध्या बोल रही है मैम डाउट, आज देख लेते हैं बेटा क्या डाउट है। रिसेंट में जाएं आपके। मैम क्या स्कॉलरशिप पर ऑनलाइन बैच मिल सकता है? मेरे हिसाब से कृष्णा स्कॉलरशिप ऑफलाइन के लिए होती है, क्योंकि ऑफलाइन की फीस ऑनलाइन से ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है। गुड इवनिंग मैम, कम बैक किट कैसे मिलेगा? मैम हेल्प मी। कम बैक किट राजभर जब आप मिशन 100 बैच खरीदेंगे उसके साथ मिलेगा। ठीक है। आपका एड्रेस। हेलो मैम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू संध्या। किसी को देखूं या ना देखूं, एक शख्स को देखना है। आ गया है वो सामने, हकीकत है या सपना है, लोग कब कैसे ईद मनाते हैं वो लोग ही जाने। मैं जब चाहूं तब ईद मना सकता हूं, क्योंकि चांद हमारा अपना है। क्या बात है संध्या, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों के साथ तो मेरा स्पेशल अटैचमेंट है। आपको पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में पहली बार हिंदी मीडियम में जो बैच हमें मिला है 2 साल के लिए, वो आपका है ना। हम लोग जुड़े थे पिछले साल मई में, है ना। और इस साल जनवरी 30 को हमारा ये साथ यहीं रुक रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ रुका है। बस आप ये मान लीजिए जब तक आपके वोट्स चल रहे हैं तब तक। उसके बाद बेटा हम वापस जुड़ेंगे, है ना। इन्हीं बैचेस के थ्रू जहाँ से आप रिवीजन करेंगे वहाँ जुड़ेंगे, हम उम्मीद में जुड़ेंगे, हम मिशन 100 में जुड़ेंगे, और फिर बेटा हम आपके सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेशन में जुड़ेंगे। एंड आई एम श्योर, देखो मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा नहीं, हम सब जो आपके साथ 2 साल से जुड़े हैं, हम सब फैकल्टीज ने बहुत बहुत संजो करके आपको पढ़ाया है, क्योंकि हमें पता है रैंक आप देंगे, है ना। यकीन से हमने बहुत सिलेक्शंस दिए इस साल, हमें उम्मीद है यकीन से रैंक भी आएगा, क्योंकि हमने AIR बैचेस लाए हैं वहाँ पे, और आप लोगों के लिए भी हमने AIR बैच लगाया, तो हमें उम्मीद है कि इस बार आप लोग रैंक देंगे, है ना। और नंबर ऑफ सिलेक्शन भी इस साल बहुत बढ़ने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हार नहीं माननी है। थैंक यू सो मच संध्या फॉर दिस। कम बैक किट क्या है? अबे रजनीश, अब तू बोर्ड पे फोकस कर ले, कम बैक बाद में कर लेंगे। गुड इवनिंग, इसके नोट्स बनाए? नहीं नहीं इल्मा, आपके पास क्लास 11th के नोट्स होंगे ना अर्जुना बैच के, तो इसकी जरूरत नहीं है। कम बैक किट कैसे मिलेगा मैम, प्लीज टेल मी। सिद्दीकी साहब, कम बैक किट बेटा जो लोग मिशन 100 खरीदेंगे उनका एड्रेस वहाँ लगेगा। अब तो शायद 1500 का हो गया, जब लॉन्च हुआ तब 999 का था। तो मिशन 100 में बेटा कम बैक किट आपके घर तक पहुंचेगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। एंड बोर्ड्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट यार। अच्छे से बोर्ड्स फोड़ो, फिर मिलेंगे प्रिपरेशन में वापस से। लव यू ऑल।